हम लोग संसद पढ़ रहे थे, संसद में राज्यसभा को पढ़ा गया था, अब लोकसभा आज हम लोग पढ़ेंगे। जब संसद को पढ़े थे तो एक मैपिंग किए थे, उसको देखिएगा, फिर से आज सेट कर दे रहे हैं, देख लीजिए। जैसे ये संसद होती थी, ठीक, तो संसद में 3 लोग होते थे, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति होता था और उसके बाद राज्यसभा होती थी, और इसमें लोकसभा थी ना, ऐसे बनाए थे। राज्यसभा की जब हम लोग मैपिंग किए थे तो इसमें सर्वोच्च पद सभापति था, राज्यसभा का सभापति होता था, उसके बाद उपसभापति और फिर सदस्य होते थे। ठीक, सदस्यों में अधिकतम कितने हो सकते थे? 250। 250 में कितने? 238 और 12 होते थे। वर्तमान में क्या व्यवस्था है? 245 है, 233 है प्लस 12। ये कंडीशन बताए थे आपको, समझ में आ रहा है कैसे क्रमबद्ध हुआ है? उसी तरह इसको व्यवस्थित कर दीजिए। लोकसभा है तो लोकसभा का सर्वोच्च पद लोकसभा अध्यक्ष होता है, फिर उपाध्यक्ष होता है, फिर सदस्य होते हैं। सदस्य अधिकतम कितने हो सकते थे? 552। संविधान में लिखा कितना है? 552। ठीक, कैसे हो सकते थे? बाहर कर दें इसको, कैसे? तो 530 जो होते थे राज्यों से, 530 सदस्य राज्यों से होते थे, 20 सदस्य ये केंद्र शासित प्रदेश से, केंद्र शासित प्रदेश से, और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते थे। 331 में था, अनुच्छेद 300 ये ऐसे व्यवस्थित हुआ था। इसको क्या हुआ? 104वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा इसको हटा दिया गया। क्लियर है? तो फिर वर्तमान स्थिति पे आ जाए। है? अब अधिकतम कितने हो सकते हैं? आज की डेट में 550 हो सकते हैं। आज की डेट में अगर अधिकतम पूछा जाए तो 550 होंगे। ठीक है, अब वर्तमान सदस्यों की अगर संख्या देखा जाए तो राज्य से 530, केंद्र शासित प्रदेश से 13, केंद्र शासित प्रदेश से, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख नहीं बना था तब की कंडीशन है। ये पूरी मैपिंग सही हुई? हो गया? तो ये कहाँ था? 79 में था, ये कहाँ था? 80 में, 81 में, है ना? अब संरचना अगर देखोगे, ये जो 530 हैं ये 80 3 में है। 80 3 के तहत राज्यसभा से कुल कितने प्रतिनिधि होंगे? 3, 1 80, 1 81 होंगे। राज्यसभा से कितने सदस्य होंगे? राज्य से, लोकसभा में राज्यों से कितने सदस्य चुन के आएंगे? 530। और केंद्र शासित प्रदेशों से 30 होंगे, जिसमें से अभी वर्तमान में 13 ही हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो 20 सदस्य हैं मतलब केंद्र शासित प्रदेश से में 20 से ज्यादा सदस्य नहीं चुने जाएंगे लोकसभा में। हो गया इतना? समझ में आ रहा है पूरा मामला?
अब देखते हैं तो लोकसभा सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। ठीक है, तो कैसे होता है? प्रत्यक्ष चुनाव होता है। प्रत्यक्ष मतलब वयस्क सार्वभौमिक वयस्क मताधिकारों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव। मतलब इसका हुआ, वयस्क किसको कहते हैं? जो 18 वर्ष का हो चुका है उसको। और सार्वभौमिक मतलब सभी जितने 18 से ऊपर हैं वो चाहे जैसे भी हो, सबके मत का मूल्य बराबर होगा। अनुच्छेद 326 तहत सबके मत का मूल्य बराबर होता है। तो लोकसभा चुनाव कैसे होगा? प्रत्यक्ष। ठीक है, तो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसका मतलब समझ रहे हैं? प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब हुआ प्रदेशों का कितना प्रतिनिधित्व होगा ये निर्धारित किया गया है। जैसे लोकसभा की उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं। तो हर राज्य की फिक्स है ना। ये देखिए, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रदेश का जो प्रतिनिधि है कितना जाएगा ये फिक्स है, इसके आधार पर होता है। पहला चुनाव समझ में आए। फिर एकल निर्वाचन क्षेत्र। एकल मतलब कोई भी व्यक्ति एक जगह से ही निर्वाचित होगा। दो चीजें समझ में आई। और तीसरा है जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन। क्लियर हुआ? जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट हम लोग वोट करके इनको चुनते हैं, लोकसभा सदस्यों को, जिनको हम सांसद कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जानिएगा, एक व्यक्ति अधिकतम कितने जगह से लड़ सकता है? 2 जगह से। तो एक प्रत्याशी 2 स्थानों से पर्चा भर सकता है। अगर दोनों जगह जीत जाए तो एक जगह उसको छोड़ना होगा, क्योंकि उसके मत का मूल्य एक ही होगा। ठीक, ये जो लिखा है एकल निर्वाचन क्षेत्र, अगर 2 जगह से, जैसे मोदी जी प्रारंभ पहले जब लड़े थे बनारस और वहां से लड़े थे अहमदाबाद से, वहां भी जीते, यहाँ से तो वहां सीट छोड़ दिए ना। अब की बार राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड से जीते, रायबरेली सीट छोड़ दिए। तो अगर 2 जगह से निर्वाचित हो रहे हैं तो आपके मत का मूल्य 1 होगा, आपको सीट छोड़नी होगी। ठीक, अब आ जाइए वो जमानत राशि पे आ जाइए। तो सामान्य के लिए कितनी है? 25,000। ठीक, SC ST के लिए 12,500। 12,500 ये होता है। फिर वही जमानत राशि बचाने के लिए क्या करना होगा? कुल पड़े वैध मतों का 1/6 प्राप्त करना होगा। ठीक, जमानत राशि कैसे बचेगी? हाँ, जमानत राशि बचाने हेतु वैध मतों का जो डाले गए हैं, हाँ, मतों का 1/6 प्राप्त करना होगा। इतना मामला क्लियर हुआ? आपको अगर सांसद बनना है तो आपको क्या करना होगा? 2-3 चीजें यहाँ समझ लीजिए। कौन चुनाव लड़ सकता है? अगर भारत की निर्वाचन नामावली में आपका नाम है, पूरे भारत में कहीं भी चुनाव लड़ सकते हो। रोक नहीं है कि आप अपने प्रदेश में लड़िए, पूरे भारत में कहीं से लड़ सकते हो। और अधिकतम 2 जगह से लड़ सकते हो। ठीक, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होगा, 25,000 आपको वो लगेगा,
25,000 क्या लगेगा? जमानत राशि लगेगी। ठीक। अब कौन जीतेगा, विजयी कौन होता है? एक अपने यहाँ नियम चलता है, फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट। ये फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट, इसका मतलब हुआ सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति। सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति, मतलब ये हुआ कि आप अपने विपक्षी से एक मत ज्यादा है तो आप विजयी घोषित होंगे। इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट, मतलब विपक्षी से एक मत आप ज्यादा है तो। अब एक पॉइंट यहाँ और समझ लीजिए, अगर उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा है तो जमानत राशि सबकी जब्त हो सकती है, लेकिन जीतेगा कोई ना कोई। उदाहरण हमने बताया था ना, ये अपने जो सुनील यादव बने थे डीडीसी प्रत्याशी, बहुत हो गए थे, तो विजयी तो थे लेकिन जमानत इसकी भी जब्त हो गई थी। हाँ, तो ये हमको पहचानना है कैसे लड़ें, कैसे होता है। लड़ना तो जरूरी नहीं, हम लोगों को जानना जरूरी है प्रोसेस और प्रक्रिया क्या है। ठीक। कैसे और कौन? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर। इसका मतलब 18 साल से जो अधिक हैं उनको मत देने का अधिकार होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 18 प्लस वर्ष। ठीक। फिर यहाँ से थोड़ा सा और लिख लीजिएगा, 61वां संविधान संशोधन 1989 में 21 से घटाकर 18 हुआ। मामला समझ में आया? पहले 21 वर्ष था, 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा वयस्क मताधिकार की उम्र घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष को कर दी। हाँ, 18 वर्ष कर दी गई। ठीक। अब योग्यता क्या है, कौन भर सकता है, कौन चुनाव लड़ सकता है? अर्हता जानते हैं आप? हैं? बताइए। भारत का नागरिक हो, उम्र, हाँ, भारत का नागरिक हो, उम्र 25 वर्ष से कम ना हो, 25 वर्ष से कम ना हो। ठीक। और लाभ के पद पर ना हो, मानसिक विकृति या पागल दिवालिया ना हो। मानसिक रूप से विकृत ना हो। अगर आपको चुनाव लड़ना है तो ये जानना पड़ेगा ना कैसे लड़ेंगे। योग्यता है ये, नहीं तो हम लोग कैसे लड़ सकते हैं? अब अगर आप निर्वाचित हो गए कितने दिन? हाँ, तो कब से? कब से? अगर आप निर्वाचित हो गए सांसद तो कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष। तो कब से? अगला चुनाव 1.5, अगर भंग हो गई तो 1.5 साल, 1 साल बाद हो जाएगा। जब वो क्या कहते हैं प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं। पर पहली बैठक से 5 वर्ष कब से? पहली बैठक, फर्स्ट मीटिंग से 5 वर्ष गिना जाएगा। समझ रहे हैं? हाँ। तो कार्यकाल 5 वर्ष, प्रथम बैठक से। ठीक है, बैठक कर दीजिए, या इसमें कहते हैं अधिवेशन जिसको कहा जाता है।
उसके पहले जब बहुमत ना हो तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति भंग कर सकता। हाँ, 5 वर्ष पूर्व पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति विघटित कर सकता है। ठीक। अब एक सांसद के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या पे एक निर्वाचन होता है? तो सांसदों के लिए कम से कम, लोकसभा के लिए है 7 लाख जनसंख्या, क्या निर्वाचक द्वारा 7.5 लाख कम से कम निर्वाचक होने चाहिए। हम्म निर्वाचक नामावली में, अब मत नहीं पड़ेंगे तो उससे हमसे थोड़ी मतलब है। नामावली होनी चाहिए, जितनी रेंज में 7.5 लाख मतदाता आ जाए उतने पे एक सांसद होना चाहिए। हाँ, अब नहीं देंगे तो वो कहाँ से होगा? अब 7.5 लाख कम से कम 3 लाख पड़ा, तो विजयी तो 3 लाख में काउंटिंग होगी होगी। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर बढ़ाएं। और अब देखिए, इसका कार्यकाल 5 वर्ष कर दिए हैं, लेकिन क्या ये बढ़ भी सकता है, घट ही सकता है? लोकसभा का कार्यकाल घट बढ़ सकता है, जैसे राज्यसभा का फिक्स है, हाँ? लेकिन लोकसभा का है, तो वही बताना। 83 पे आते हैं, अनुच्छेद 83(2) पे। बहुत टेक्निकल पॉइंट है। होता क्या था भैया कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा राजग सरकार, मतलब बीजेपी समझ लीजिए, राजग सरकार द्वारा लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा के 6 वर्ष कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 6 वर्ष कर दिया गया। राजग रह गया, भाजपा जिसको बोलते हैं। इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल कितना कर दिया गया? बढ़ा के 1 साल बढ़ा दिया गया, 6 साल कर दिया गया। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा फिर उसको घटा के 5 वर्ष कर दिया गया। मामला इतना समझ में आया। एक कंडीशन और है, अगर देश में आपातकाल लगा हुआ है, देश में आपातकाल लगा हुआ है, तो लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष बढ़ा सकते हैं। समझ रहे हैं? एक बार में कितना? 1 वर्ष। और अगर 1 वर्ष पूरा हो गया, अभी आपातकाल लगा है, फिर 1 वर्ष बढ़ा सकते हो। अब फिर आपातकाल लगा हुआ है, अभी 1 वर्ष पूर्ण हो गया, फिर 1 साल बढ़ा सकते हो। मतलब कितनी बार बढ़ा सकते हो? इस पर संविधान मौन है। मतलब इसका, हाँ, तो एक एक साल करके आप 10, 20, 50 साल बढ़ा सकते हो। संविधान चुप है, मौन है। आप जितने अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन शर्त क्या है? हाँ, एक बार में 1 साल बढ़ाना है। टेक्निकल पॉइंट समझ में आया? अब अगला पॉइंट यही, फिर एक टेक्निक है। जैसे मान लीजिए आपातकाल खत्म, अब जैसे आज आपने लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया और कल आपातकाल खत्म हो गया। अब लोकसभा का कार्यकाल कितने दिन रहेगा? 1 साल। 1 साल के लिए बढ़ाया है आपने ना? नहीं भैया, अगर आपातकाल खत्म हो रहा है तो लोकसभा का कार्यकाल 6 माह से अधिक नहीं होगा। मैं समझ में आया? आपातकाल लगा हुआ है, एक एक साल करके बढ़ाते रहिए जब तक इच्छा हो, लेकिन आपातकाल खत्म हो गया, आपने 1 साल के लिए बढ़ाया है, चाहे उसमें 1 को दिन न बीता हो, अगले 6 महीने के बाद लोकसभा का कार्यकाल ऑटोमेटिक, नई लोकसभा आ जानी चाहिए 6 महीने के भीतर भीतर। मामला समझ में आया? 83 समझ में आ रहा है? टेक्निकल है थोड़ा सा, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो आपातकाल की स्थिति में
लोकसभा का कार्यकाल एक बार में एक वर्ष, ठीक है, एक वर्ष बढ़ाकर, मतलब समझ रहे ना, या इसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक, अभी कई बार बढ़ावा जा सकता है, अनिश्चित तक। तो संविधान इस पॉइंट पे मौन है। ठीक, तो संविधान मौन लिखे या अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, ऐसे लिख दें। ठीक है, तो अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक, अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपात समाप्ति के आपातकाल समाप्ति के 6 माह बाद प्रभावी नहीं होगा। 6 माह बाद लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ठीक, ठीक है। तो एक चीज और यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन है ना, एक पॉइंट यहाँ समझ लीजिए, मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी थी। ठीक है, तो मूल संविधान में जब बना था तब लोकसभा सदस्य संख्या 500 थी। ठीक, 14वें संविधान संशोधन द्वारा कितनी हो गई, 31वें संविधान संशोधन द्वारा 545 की गई है। ठीक, ऐसे। और जो जनगणना का आधार है वो 1971 है, जो निर्वाचन की जनगणना का आधार है वो कब का है, 1971 का है। ठीक, और 2026 तक सीटें यथावत बनी रहेंगी। ठीक, ये 84वें संविधान संशोधन में लिखा गया है। ये मामला समझ में आया। अब संसद सदस्यों का पद रिक्त कैसे होता है। सदस्यों का पद रिक्त, इसमें एक चीज फिर छूट रहा है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष, ठीक, 6 वर्ष किया गया। फिर 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, इतना काम इसके लिए किया गया। सदस्यों का पद रिक्त कैसे होगा, तो यदि कोई व्यक्ति 60 दिन तक अनुपस्थित रहे, हाँ, तो संसद सदस्य का कोई व्यक्ति अगर 60 लगातार बैठकों में, लोकसभा के बैठकों में अगर अनुपस्थित रहता है तो उसका पद रिक्त माना जाएगा, अगर उसने लोकसभा अध्यक्ष को सूचना नहीं दी है। ठीक, पद रिक्त कैसे हो रहा है लोकसभा सदस्यों का, पहला ये हुआ। ठीक है, ये वाला समझ में आ रहा है। 60 दिन लगातार बैठक की बात हो रही है, अगर संसद नहीं चल रही तो उसे नहीं मतलब है, लगातार बैठकों में अगर ये अनुपस्थित है इनका पद रिक्त हो जाएगा। और
किस तरह इनको सूचना न दी हो तब। जैसे पढ़ते हो ना स्कूल में, तो बिना छुट्टी गए भैया 60 दिन का इनाम करिए ना, और छुट्टी लेके जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो वही कंडीशन यहाँ पे है। अगला, अगर कोई व्यक्ति दो चीजें हैं, इसको देखिएगा। ये कोई व्यक्ति विधानसभा जानते हैं, विधान सभा सदस्य है और लोकसभा सदस्य चुन लिया जाता है। लोकसभा सदस्य चुन लिया जाता है तो अब क्या होगा। कोई विधायक है, सांसद बन गया, अब क्या होना चाहिए, दोनों जगह सीटें होनी चाहिए। तो क्या होगा है? तो 14 दिन के भीतर इनको विधानसभा से इस्तीफा देना होगा। अगर नहीं दे रहे हैं तब, अगर नहीं देंगे तो लोकसभा की खाली होगी। हाँ, विधानसभा पहले से है ना, तो विधानसभा नहीं, लोकसभा वाली 14 दिन में खाली हो जाएगी। अगर ये 14 दिन में वहां इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो ये लोकसभा वाली इनकी खाली हो जाएगी। समझे? तो 14 दिन में विधानसभा से त्याग पत्र देना होगा, नहीं तो लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ठीक, ये सारी चीजें होती हैं। तो एक लोकसभा सदस्य अपने क्षेत्र में 40 लाख रुपए खर्च कर सकता है चुनाव में, और विधानसभा सदस्य 28 लाख। ये निर्धारण हुआ है, आगे मिलेगा बताएंगे। ठीक, अगर किसी व्यक्ति को अपने लोकसभा चुनाव में सदस्य के रूप में चुनाव लड़ना है तो उसको 10 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। लेकिन अगर पार्टी से प्राप्त हुआ है तो एक व्यक्ति का समर्थन मिल जाए, बहुत है, आप चुनाव लड़ सकते हैं। हो गया इतना। चुनाव भारत में कहीं से भी लड़ सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। भारत में कहीं से भी लड़ सकते हो। अधिकतम कितने जगह से, 2 जगह से। अगर दोनों जगह जीत गए, 14 दिन बताना होगा कहाँ खाली कर रहे हो। जमानत राशि 25,000 है, SC/ST के लिए 12,500 रुपए है। ठीक है, तो पहली बैठक का मतलब वही जिस दिन इनकी शपथ होती है उसी को पहली बैठक कहते हैं, उसी दिन से इनका कार्यकाल प्रारंभ होता है। अच्छा, हाँ, इनको शपथ कौन दिलाता है? टेक्निकल पॉइंट है भाई, अब समझिए इसको। लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, अनुच्छेद 99। किसके पास है? और लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? ये कहाँ गलत फहमी हुई है? लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? अच्छा चलिए, 1 मिनट का हमको बताइए। लोकसभा अध्यक्ष पहले से होता है कि ये जो चुना जाते हैं तो ये अपने आप से चुनते हैं लोकसभा अध्यक्ष को? तो है ये नहीं तो कौन दिलाएगा ना? शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा अध्यक्ष नहीं देता, प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं उसको। प्रोटेम स्पीकर इनको शपथ दिला। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? तो जो उसमें सबसे वरिष्ठ हो, मतलब उन्हीं को करेंगे अस्थायी। उनका काम है सबको शपथ दिलाना। अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। हाँ, प्रोटेम स्पीकर क्या बोलते हैं? अस्थायी अध्यक्ष ना। प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति बनाता है, चुना नहीं जाता। ये जब ये सबको शपथ दिला देगा उसके बाद वो लोग अध्यक्ष को चुनते हैं। समझ में आया?
अरे भाई, संविधान सभा पढ़े आप? पहले दिन सच्चिदानंद सिन्हा विनायक थे, अगली बार चुनाव पर राजेंद्र प्रसाद बने ना, बस वैसे तो मिटा दें इसको। तो लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ये 99वें अनुच्छेद में है, ठीक है। किंतु शपथ अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। क्लियर हुआ? हाँ? हाँ, बैठक करना है, अगर इनको अपनी बैठक करना है तो कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? 1/10 सदस्य अगर इनके उपस्थित हैं, 1/10 का मतलब हुआ कि अगर 550 है, 55 सदस्य होने चाहिए। इतने सदस्य अगर इनके पास हैं तो बैठक हो सकती है, नहीं तो बैठक, इसको कहते हैं गणपूर्ति। गण और विपक्षी दल को मान्यता देना है तब भी उसके पास कितनी सीटें होनी चाहिए? 1/10, 55 सीटें अगर विपक्ष के पास नहीं है तो विपक्षी दल के नेता का दर्जा नहीं प्राप्त होगा। ठीक, तो एलएस की गणपूर्ति लिख दे रहे हैं। हाँ? सदस्य होते हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब लोकसभा की बैठक होती है तो सर्वोच्च पद जो होता है वो लोकसभा अध्यक्ष का होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा सदस्य होता है, वो नीचे बैठता है। अध्यक्ष सबसे ऊपर ऊपर कुर्सी बैठता है अकेले। लेकिन जब मंत्रिपरिषद की बैठक होती है तो उस प्रधानमंत्री मुखिया हो जाता है। लेकिन लोकसभा में अगर कहिए कि आप प्रधानमंत्री मुखिया, नहीं, प्रधानमंत्री मुखिया नहीं है, लोकसभा अध्यक्ष है। आप लोग देखते होंगे जब चलती होगी तो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, देखिए सब नीचे लाइन कुर्सी में बैठते हैं ना, तो उनको बड़ा पद दिया गया है। ये इतना है। इन लोगों को त्यागपत्र देना है तो लोकसभा अध्यक्ष को दे देंगे। त्यागपत्र एलएस अध्यक्ष को, लोकसभा सदस्य को त्याग पत्र देना है, किसको देंगे? लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। ठीक है। एक होता है विश्वास मत, विश्वास प्रस्ताव, जानते हैं अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव? ये समझिए कि अगर लोकसभा में आपको अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो 50 सदस्य कम से कम हस्ताक्षर करने चाहिए आपके साथ। 50 सदस्य हस्ताक्षर करके आपके पास आ जाएं, आप ले जाके प्रस्तुत कर दें कि ये इनका पूर्ण बहुमत नहीं है, तब उनको 1 माह में पूर्ण बहुमत साबित करने को कहा जाएगा। लेकिन अगर 50 सदस्य हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं तो आप अविश्वास नहीं ला सकते हो। अगर एक बार अविश्वास ला दिए, एक बार अविश्वास ला दिए और अविश्वास पारित नहीं हुआ तो अगले 6 माह तक फिर अविश्वास नहीं ला सकते, 6 माह बाद ही अविश्वास आएगा। ये 2 चीजें होती हैं लोकसभा के लिए। राज्यसभा में अविश्वास का ऐसा कोई मामला नहीं है। ठीक है। तो एलएस में अविश्वास हेतु विश्वास पारित कराने हेतु 50 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक है। ठीक, अगर एक बार अविश्वास पारित नहीं होता,
तो दोबारा 6 माह बाद ही लाया जा सकता है, 6 माह बाद ही लाया जा सकता है। ये इतने कुछ मुद्दे बनते हैं हम लोगों के। ठीक, इतना हो गया। ये था लोकसभा। अब अगला टॉपिक हमको ये पढ़ना है। इसमें देखिए तो राष्ट्रपति पढ़ चुके हैं, राज्यसभा पढ़ लिए, सभापति, उपराष्ट्रपति पढ़ा गया है, सदस्य पढ़ लिए, लेकिन इसमें लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष नहीं पढ़ा गया है ना? तो कल लोकसभा अध्यक्ष पढ़ा जाएगा। यही टॉपिक पढ़ के तब उसके बाद पूरी संसद की प्रक्रिया कैसे चल रही है ये हम लोग पढ़ेंगे।